पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसमें अक्सरियत आपकी गालिब अक्सरियत जो है आपकी वो देहातों में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग। तो अगर हमें ये समझना है कि पाकिस्तान में हम तब्दीली कैसे लाएं, प्रोग्रेसिव चेंज कैसे लाएं, या तरक्की कैसे लाएं, एडवांसमेंट डेवलपमेंट कैसे लाएं, तो हमें ज़राअत समझना और देहात के जो मसले हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रेसोनी पोर्चुगीज़ कलोनियलिज़म वहाँ पे था, तो उसके ख़िलाफ़ एक अवामी जद्दोजहद, अवामी जंग चली थी। खान जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, लेकिन उसका उस डायरेक्ट डोमिनेशन जो है, डायरेक्ट उसका जो जबर है वो स्मॉल फार्मर पे नहीं पड़ता। जो निचले तबके हैं और निचले ज़ातें हैं, लोअर क्लासेस एंड लोअर कास्ट्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर क्या है? ये होता है कि हम सारे जो पाकिस्तान के मसले हैं या भारत या बांग्लादेश जो भी ये बड़े सग़ीर की जो हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, हम अपने सारे मसले जो हैं कलोनियलिज़म के दरवाजे पर रख देते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने सब कुछ ख़राब किया। यार हमारे पास पहले से ही तबक़ाती निज़ाम था, क्लास ऑपरेशन था, क्लास एक्सप्लॉयटेशन था। हम तो हर दिन हर रोज़ जो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का बंदा है पाकिस्तान में, उसके घर जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उसकी जो सब कुछ सफाई कर रहा है वो उस ग्लास से नहीं पी सकता जो धो रहा है वो। कि इस मुल्क में हर इंसान को मुतनासिब और मुनासिब ग़िज़ा मिले। मुतनासिब मीन्स न्यूट्रिशियस, मुनासिब मीन्स एडिक्वेट। कि जब आप रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस चीज़ की, तो फिर सब्सिडीज़ भी रिलेटिवली इक्वल तरीके से फ़्लो होंगी। जब अंग्रेज़ आए तो बहुत सारे इलाकों में उन्होंने उस ज़मीन की मिल्कियत जो है वो ज़मींदार को दे दी, इस जहनीत से कि ये शायद पैदावार में इन्वेस्टमेंट करेगा। वो कुछ किया तो नहीं, वो तो वही ठेका खाते रहते थे जैसा अभी भी खा रहे हैं। कि जो इनपुट्स हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत है पैदावार करने के लिए, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और जो आउटपुट्स हैं जो हम पैदा करते हैं जब हम बेचने जाते हैं तो उनकी कीमतें कम हो रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इतना टाइम कामयाब रहा, लड़ाई की, और माशाल्लाह से उन्होंने मोदी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिव्यू धचका दिया ना। जो मोदी तो ऐसे बुलडोजर की तरह जा रहा था, उन्होंने कहा एक सेकेंड, यू शैल नॉट पास। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Dr. Noman. Dr. Noman is a professor at LUMS. Assalamu alaikum, Dr. Noman. How are you doing? Thank you so much for giving us your time, Dr. Noman. My first question would be the topic that we would be discussing would be agrarian populism, agrarian revolutions, and current state of affairs, agrarian affairs in Pakistan. So question is, how did you get into such an interesting जो आपकी research है, और where did your journey started? सवाल आपका बहुत अच्छा है, और इसको इंटरेस्टिंग कह सकते हैं नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग भागते हैं ज़राअत और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन से, लेकिन मेरे ख्याल में है काफ़ी दिलचस्प। और इसलिए मेरा भी जो इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ वो इसलिए था कि दरअसल मैं हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, सियासत का। ज़राअत से मेरा ताल्लुक़ तो ऐसा नहीं है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो हम तो शहरी लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसमें अक्सरियत आपकी गालिब अक्सरियत जो है आपकी वो देहातों में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग। तो अगर हमें ये समझना है कि पाकिस्तान में हम तब्दीली कैसे लाएं, प्रोग्रेसिव चेंज कैसे लाएं, या तरक्की कैसे लाएं, एडवांसमेंट डेवलपमेंट कैसे लाएं, तो हमें ज़राअत समझना और देहात के जो मसले हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सियासत का सवाल आता है, बल्कि मेरा जो इंटरेस्ट था, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो मैं पहले मोज़ाम्बिक एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में, उस पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक इनकलाब आया। अंग्रेज़ वहाँ पर जो कब्ज़ा किए थे, अंग्रेज़ तो नहीं, पोर्चुगीज़ कलोनियलिज़म वहाँ पे था, तो उसके ख़िलाफ़ एक अवामी जद्दोजहद, अवामी जंग चली थी, और वो भी रूरल एरिया से, देहात, पेजेंट्स की स्ट्रगल थी, पेजेंट्स की, किसानों की स्ट्रगल थी। तो जो किसान के स्ट्रगल्स थे, 20वीं सदी अगर आप एक तरीके से आप देखना चाहें तो 20वीं सदी दरअसल किसानों की जिद्दोजहद की सदी थी, और कलोनियलिज़म के ख़िलाफ़, फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़, कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़, और जो भी जबर और ज़ालिम और इस्तिसाली निज़ामें हैं उनके ख़िलाफ़ किसानों की जो जिद्दोजहद और तहरीक थी। तो उस तरफ आते आते फिर हमने कहा नहीं, पाकिस्तान को क्यों ना स्टडी करें। और यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प मूवमेंट है जो 1970 की दहाई में खैबर पख्तूनख्वा या उस वक़्त जो सूबा सरहद था, NWFP, वहाँ पे एक बहुत
ज़बरदस्त किसान तहरीक चली थी। वहाँ पे हज़ारों एकड़ के मालिक थे ज़मीन के, जिनको हम खान कहते हैं, अभी भी हैं काफ़ी। लेकिन एक इलाका है हशनगर, चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, और चारसद्दे में वहाँ के जो किसान थे, एक पॉलिटिकल पार्टी है मज़दूर किसान पार्टी, ओरिजिनल वाली 1970s में जो थी। आजकल उसके मुख्तलिफ शाखें हैं और धड़े हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन 1970s की ओरिजिनल जो थी उन्होंने क़यादत की इन किसानों की। अच्छा। और उन्होंने उन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। उसके नतीजे में उनको कुछ बेनिफिट्स भी हुए, डेवलपमेंट भी हुई इनकी अच्छी खासी। तो इन चीज़ों को स्टडी करते करते फिर ज़राअत की तरफ मेरा रुझान आपका हुआ। बिल्कुल। तो फिर आपने मेन पंजाब को स्टडी किया होगा, क्योंकि मेन जो हमारा पंजाब का प्रोविंस है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। वैसे तो छोटे जैसा कि सिंध है वो भी, उसमें भी एग्रीकल्चर है, लेकिन पंजाब मेन है। तो फिर आपने मतलब देखा, तो अभी आजकल वैसे क्या हिस्टोरिकली तो आपने बता दिया कि वो मूवमेंट जो थी, अब मेन पेशावर के पास चारसद्दा है और वो मूवमेंट वहाँ से चलती है। सही। तो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दोनों वो रहे जो इम्पैक्ट्स हैं? सही, ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है, क्योंकि इसका एक और भी जनरल जो क्वेश्चन इसमें आता है लैंड रिफॉर्म का आता है। अक्सर हम लोग गुफ्तगू करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होने चाहिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं, थोड़ा सा इस मूवमेंट से हमें समझ में आती हैं। क्योंकि इस मूवमेंट में जो हुआ ये कि अगर मैं 1000 एकड़ का मालिक हूँ, खान हूँ, और मेरे ज़मीन पर 100 फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ारे हैं, टेनेंट्स हैं, 10-10 एकड़ की मैंने उनको ज़मीनें दी हुई हैं, तो अब मैं अगर उनसे 50% उनका जो पैदावार है मैं उनसे ले रहा हूँ, तो वो बेचारा जो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही है, यानी वो जो बाकी का 50% जो वो मुझे दे रहा है, और मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ या एक हाउस होल्ड हूँ, मैं कितनी कंजम्पशन कर पाऊँगा? लिमिटेड कंजम्पशन। लिमिटेड, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप फैलाते हैं कंजम्पशन पावर को, तो वो लोग या तो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उसको बेहतर करें, नई टेक्नोलॉजीज़ वो अडॉप्ट कर सकें, या तो बहुत सारों को हमने देखा तालीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के फिर किसी और नौकरी में चले जाएं। जो लैंडलॉर्ड्स थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मज़ारे जिनको फिर ज़मीन मिल गई ना, क्योंकि अब 50% तो मैं नहीं दे रहा ना अब खान को, अपने पैदावार का 50% मैं खान को नहीं दे रहा, वो तो मैं अब खुद रख रहा हूँ, अपने लिए रख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकता हूँ। लोग मुझे कहते थे कि हमने तो गंदम की रोटी हम खाते ही नहीं थे, ज़्यादा मक्के की या ज्वार हम खाते थे। तो पहली बार फिर हमें ये एहसास हुआ, ये सलाहियत हमारे उसमें रसाई में ये चीज़ आई कि वही गंदम जो हम खुद पैदा कर रहे हैं वो हम नहीं खा पा रहे, राइट? अच्छा। तो या ईद पे खाते थे, साल में 2-3 बार हम गंदम की रोटी खाते थे, तो फिर अब हम गंदम की रोटी हर दिन खाते हैं। तो उससे एक अंदाज़ा आपको होता है कि लोगों की लाइवलीहुड्स में क्या फ़र्क आता है जब आपको किसी को रेंट ना देना पड़े। हाँ, ये अब अर्बन एरियाज़ में अब फील होता है, आपको अब भी फील होता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वो कितना आपकी फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट होता है उस रेंट का। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा पाकिस्तान में जब हम लैंड रिफॉर्म की अब बात कर रहे हैं, तो ये महज एक रूरल फिनोमेनॉन नहीं है या देहाती चीज़ नहीं है, अर्बन फिनोमेनॉन भी है। क्योंकि हमारी जो अक्सरियत है अवाम की, उसके पास कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और ये सिर्फ मज़ारों का मसला नहीं है, अब देहात में बेज़मीन मज़दूर भी हैं। बेज़मीन मज़दूर जो हैं उनके पास क्योंकि अपनी ज़मीन नहीं है, वो अगर किसी के डेरे पे रह रहे हैं या किसी के ताबे रह रहे हैं, तो उनकी फ्रीडम पे कंस्ट्रिक्शन है। रेंट जो आप दे रहे हैं आपकी कंजम्पशन पावर पे कंस्ट्रिक्शन है। तो आपकी जो डोमेस्टिक इंटरनल मार्केट है पाकिस्तान की, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, वो उनका पैसा जा रहा है मालिकों की तरफ, बजाय इसके कि वो खुद कुछ चीज़ खरीदें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। इट्स गोइंग इन फ्यू हैंड्स रादर देन मैनी हैंड्स। लिहाजा रेंट जितना हम कम कर सकते हैं और जितना हम लोगों को अपना एक ज़मीन का हिस्सा या घर दे सकते हैं, तो इवन हशनगर जो चारसद्दा में किसान तहरीक है, वहाँ पे भी बेज़मीन मज़दूर थे जिनको ज़मीन तो नहीं मिली इस तहरीक के नतीजे में, लेकिन उनके घर जो थे वो अब घर का रेंट वो नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे सिंध में और पंजाब में भी बॉन्डेड लेबर है। बॉन्डेड लेबर मतलब कि किसी मालिक ने, किसी ज़मींदार ने, किसी खान वडेरे ने मुझे एडवांस दिया, पेशगी हम कहते हैं, एडवांस पैसे दिया कि तुम मेरे लिए काम कर,
लेकिन मैं एडवांस में तुम्हें पैसे दूंगा। अब मैं मकरूज हो गया ना, वो जनरेशंस तक चलती रहती है, वो जनरेशंस तक चलती रहती है वो चीज़, और वो कर्जा आप कभी नहीं चुका पाते। बिल्कुल इफेक्टिवली ये सूद है जो हमारे मज़हब में भी हम इसे हराम मानते हैं, बल्कि ये तो कुरान में ये है कि अगर आप सूद ले रहे हैं तो ये खुदा और उसके पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग है। जंग यानी इतने स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कुरान ने किसी और चीज़ का मेंशन नहीं किया, शिर्क तो अपनी जगह, लेकिन सूद पे हम पूरी अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, ख़ासतौर पे रूरल इकोनॉमी, बहुत सारी बॉन्डेड लेबर। तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर आपने लड़ना है तो एक तो ये रेंट का मसला आ गया, लोगों को एक आज़ादी दें, ये बहुत अहम चीज़ इसमें से भी निकलती है। ये सर अच्छा, वो जो मज़दूर किसान जो मूवमेंट थी चारसद्दा वाली, तो उसमें जो स्मॉल फार्मर्स थे उस टाइम पे उनका क्या रोल था? तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे आप समझ लें कि 3 ग्रुप्स, हाँ 3 पार्टीज़ हैं। 3 पार्टीज़ हैं। एक तो मज़ारे हैं, ठीक है, जो टेनेंट फार्मर्स हैं, मैं किसी के ज़मीन पर काश्त कर रहा हूँ, और ऊपर खान हैं जो बड़े बड़े रकबों के लैंड ओनर्स हैं। बीच में एक लेयर है जिसे आप कह सकते हैं स्मॉल ओनर, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर। अब खान जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, लेकिन उसका उस डायरेक्ट डोमिनेशन जो है, डायरेक्ट उसका जो जबर है वो स्मॉल फार्मर पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट नहीं है, और जो डिपेंडेंट हैं वो बिगाड़ भी कर रहे हैं, मतलब फ्री लेबर भी दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कह रहा है कि ऐसे वोट दो, तो वो ऐसे ही वोट दे रहे हैं। अगर कोई मसला होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो लैंडलॉर्ड के पास जा रहे हैं रिजॉल्व कराने के लिए। अभी तक सिंध में ऐसे ही है, पंजाब के भी बहुत इलाकों में ऐसे ही है, केपी के इलाकों में भी बहुत ऐसे ही है, बजाय कि वो खुद से ही इन चीज़ों को करें। लेकिन स्मॉल फार्मर की वो मजबूरी नहीं है, स्मॉल मालिक की जो है। और बहुत सारे स्मॉल मालिक भी जो थे वो भी अपनी ज़मीन जो है मज़ारों को दे रहे थे। तो जब ये तहरीक चलती है तो बहुत सारे लोग तो स्मॉल फार्मर के ज़मीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर देते हैं, मज़ारे। अच्छा। हालांकि मजदूर किसान पार्टी जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि नहीं नहीं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, इनके भी मसले हैं, तो इनके साथ कोई हम अच्छे तरीके से एक मुआहदा करेंगे, ये नहीं कि आपने करना है। तो लेकिन एक बार वो तहरीक निकल पड़ी तो उसको रेगुलेट करना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो जैसे कहते हैं यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। तो यानी ओवरऑल एक बेनिफिट के लिए कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है जो स्मॉल फार्मर्स थे। ऑफ कोर्स खान का नुकसान तो होना ही है, क्योंकि उनकी ज़मीन तो जानी है, लेकिन कुछ स्मॉल फार्मर्स की भी नुकसान हुआ। मुआहदे भी कोशिश किए, कुछ सेटलमेंट्स भी कोशिश किए, लेकिन बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स ऐसे थे, छोटे मालिक ऐसे थे जो खुद खान के, ख़ासतौर पे जो नौजवान थे उस वक्त, उनको लगता था यार जमहूरी अमल तो नहीं है हमारा, जो खान बेसिकली देहात का डिक्टेटर है या वडेरा देहात का डिक्टेटर है, ये कोई जमहूरी अमल तो नहीं है। अथॉरिटी इनके हाथ क्यों आई? एक पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो जमहूरियत का मतलब तो यही है, डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है। तो वो लोग भी एमकेपी का हिस्सा बन गए। सही। अच्छा, वो तो कंपैरेटिवली केपी जो है वो बेटर देन पंजाब है अगर देखा जाए लैंड के उसमें। तो उसमें चलो एक पार्ट ये भी उसकी वहाँ पे हिस्ट्री में इंक्लूड हो गया कि ये भी एग्जाम्पल सेट कर दी गई कि ऐसे भी हो सकता है। बट वो चीज़ जो लैंड रिफॉर्म्स हैं या इस तरह का एग्रेरियन रेवोल्यूशन है, कौन सी वो वजूहत हैं जिसकी वजह से वो पंजाब में, अब बात तो हर बंदा करता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बात की, तो लेकिन वो चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उस चीज़ को रोके रखा पंजाब में ख़ास तौर पर? केपी में भी अक्सर इलाकों में ये चीज़ नहीं है। अभी भी यानी चारसद्दा के अंदर भी हशनगर एक रकबा है, चारसद्दा के 2 तहसीलों पर ये मुबनी है। ये मोहम्मद ज़ाई कौम है पख्तूनों की, ट्राइब होगा, ट्राइब जो आप कह सकते हैं, या नेशन, कौम, ट्राइब, कम्युनिटी, उनकी ये ज़मीन मानी जाती है हशनगर जो है। और जो मज़ारे थे वो मोमंद एजेंसी से आए हुए हैं। अच्छा। अक्सर तो उसमें बाहर के आए हुए थे, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बाहर से आए हुए थे, या साइड पे ही है मोमंद एजेंसी। तो उसमें मोमंद आ जाते हैं, साफ़ी आ जाती हैं, उस्मान खेल आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग जो हैं वो मज़ारे थे। तो एक तो ये डायनामिक भी था जिसने इस पर कंट्रीब्यूट किया। लेकिन कहने का मतलब ये कि हशनगर के अंदर भी कुछ इलाकों में तहरीक सफल नहीं रही, कामयाब नहीं रही, कुछ इलाकों में कामयाब रही, कुछ इलाकों में तो चली नहीं, शुरू ही नहीं हुई। तो आप उधर भी, आज भी आप उधर जाएंगे आपको वही, मर्दान में आप बहुत सारे इलाके हैं आपको वही डायनामिक्स नजर आएंगे जो 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। सिंध में और पंजाब का आपने लेकिन सवाल किया, तो असली में इसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं।
इसको रोक के रखने के जो सबसे अहम मेरे ख्याल में वेरिएबल आप कह सकते हैं, फैक्टर आप कह सकते हैं, वो ये हैं कि जो निचले तबके हैं और निचले ज़ातें हैं, लोअर क्लासेस एंड लोअर कास्ट, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रेशर कितना वो लोग डाल रहे हैं रियासत के ऊपर, उनकी अपनी तो मूवमेंट होती है। फिर उसके साथ पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कैसी ओपनिंग्स पैदा होते हैं कभी कभार। जो फॉर एग्जांपल हाल ही में हमने देखा कि रूलिंग क्लास में भी क्राइसिस आता है, तो वो खुद एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, तो कहीं या तो उनकी अटेंशन किस तरफ चली जाती है या वो आर्जी तौर पर वो इत्तेहाद करना चाहते हैं लोअर क्लासेस के साथ कि मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट दे दूं तो मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो हशनगर में कुछ ऐसा ही हुआ कि नीचे उनकी पावर तो भर रही थी पेजेंट्स की और वर्कर्स की, मजदूर किसान की, ऊपर से लड़ाई चल रही थी, तो फिर इन्होंने फ़ायदा उठाया उस लड़ाई का। अब पंजाब में आप देख लें कि अक्सर रुकावट हम कहते हैं ना ये कि जी लैंडलॉर्ड्स नहीं चाहते लैंड रिफॉर्म्स। ऑफ कोर्स कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं चाहेगा लैंड रिफॉर्म्स। कौन चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी कम हो? कोई नहीं चाहेगा। तो असली सवाल ये है कि कैसे पाकिस्तान में जो हमारे हुक्मरान तबके हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, जर्नेल भी आते हैं, और साम्राज्य भी, इंपीरियलिस्ट पावर्स भी आते हैं, अमेरिका भी है, अब चीन का ग्रोइंग एक चीज़ है, सिग्निफिकेंस है, सऊदी अरब और ये गल्फ़ की कंट्रीज़, खलीजी कंट्रीज़ भी आते हैं। हमारे हुक्मरान तबके ये सारे मिलके इनका जो मजमुआ है, ठीक है, इनके एक दूसरे के साथ तो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल क्वेश्चन आता है लैंड रिफॉर्म्स का, या कोई भी ऐसी रिफॉर्म हो जिसके नतीजे में मज़दूरों और किसानों का, यानी गरीब हमारे जो तबके हैं, निचले तबके हैं, उनका फ़ायदा हो, तो ये लोग सारे इत्तेहाद करके रोक देते हैं इस चीज़ को। और रोकने का तो एक तो लीगल तरीका है, जैसे भुट्टो साहब ने प्रेशर में आके ही भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स किए, क्योंकि 1960s में एक उभार चला था किसानों का और मज़दूरों का, तो उसके प्रेशर में आके 1972 में, हालांकि वो खुद भी फ्यूडल था, तो आप जाके देख लें उनकी ज़मीनें कितनी तकसीम हुई हैं। कोई रिकॉर्ड तो हो, कोई हमें तो बताए, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं रिकॉर्ड निकालने के लिए, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती ये चीज़ें। तो मज़ा आएगा अगर हमें ट्रांसपेरेंटली हमें देख सकें ना कि एक्चुअली किसकी कितनी कहाँ पे गई। लैंड रिफॉर्म कमीशन के शायद रिकॉर्ड्स होंगे कहीं पे, देखना चाहिए किसी को, ये बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट बनेगा किसी का वैसे। तो एक तो लूप होल्स के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू इन्होंने ज़्यादातर तो अवॉइड किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैंड रिफॉर्म नहीं हुई, लेकिन आप कह सकते हैं कि नॉमिनल तरीके से एक नाम नहाद लैंड रिफॉर्म हुई है। जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म की पाकिस्तान को ज़रूरत है या किसी भी तीसरी दुनिया के मुल्क को ज़रूरत है, उस तरीके से तो नहीं हुई, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का हर वक्त एक इत्तेहाद होता है कि जो निचले तबके हैं, जो निचली ज़ातें हैं, इनको मुंतशिर रखो, फ्रैगमेंटेड रखो, ऑर्गेनाइज्ड अगर होंगे तो फिर तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, इनके अगेंस्ट होंगे। बल्कि आप देखें, यानी एक तो मज़े की बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा लें, ये जितना भी कहते हैं कि जी हम मिलिट्री के ख़िलाफ़ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी खुद ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें, जो अपने पार्टी के इंस्टीट्यूशन है ग्राउंड लेवल पे। वो मिलिट्री को कितना आ रही है आपके पीछे, एक गांव के पीछे तो नहीं पड़ रही, कभी कभार पड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बेस जो है, आपने जानबूझ के उसको कमज़ोर रखा है। हाँ, वो तो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है, हाँ। क्योंकि हो जाएगी तो फिर नीचे से आपकी डिमांड, और बजाय इसके कि मैं अपने सरपरस्त की तरफ देखूं कि जी कौन मुझे ट्यूबवेल दे रहा है, कौन मुझे, हाँ ट्यूबवेल तो कोई ट्यूबवेल भी दे रहा है, या सोलार दे रहा है, या हैंडपम्प कौन मुझे दे रहा है, या मुझे 2 नौकरियां दे ताकि मैं आपको मेरा जो कुंबा है 100 वोट मेरे पास आते हैं, 200 वोट हैं, हम आपको वोट देंगे, आप हमें एक नौकरी तो करा दें। बजाय कि इस सियासत के आप एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देना कि यार हम लोग क्यों ना सब लोग मिलके अपने मफादात के पीछे पॉलिसीज़ की तरफ जाएं, या लैंड रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, या कोई ऐसी तरफ, या कोई और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, पॉलिसी रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। तो उसकी बजाय आप चाहते कि नहीं, मुंतशिर रखो, वो ऊपर देखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, एक बंदा हो जो कि सारा कुछ चला रहा हो। हाँ, जो लोकल गेट कीपर होता है, ब्रोकर होता है, तो ये आपकी सियासत है। तो इस वजह से ये चीज़ें, मतलब इन पे जो बॉटल नेक्स रहे हैं वो ये रीजंस, क्लास पावर, कास्ट पावर। इसमें कास्ट की भी बात थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि पंजाब में, केपी में भी, सिंध में भी, लेकिन पंजाब में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो कौमें हैं, बरादरियाँ हैं, एक तफरीक है, ज़मींदार कौम है और जो गैर ज़मींदार कौम है, जिसको हम
अब तो फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर मुस्लिम शेख हैं या और हैं जो कारीगर बरादरियों में आते हैं, क्राफ्ट्स हैं, आर्टिजनल कास्ट जो हम कहते हैं, कारीगर कास्ट जो हैं, और इनके जो और नाम हैं वो तो अब गाली बन चुके हैं ना। क्यों रासी है या नई है या कोई भी आप वो मतलब लेकिन वो भी तो उस टाइम तो वो डिफरेंट उनका रोल था। पहले थोड़ा सा टाइम अगर पहले जाएं, इस जो अर्बन या आपको इंडस्ट्रियल पाकिस्तान में तो उस तरह से इंडस्ट्रियल कोई वो आया नहीं है चीज, लेकिन जो था पहले जस्ट आफ्टर पार्टीशन या बिफोर पार्टीशन, तो उनका यही रोल था कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी वो तो अभी भी कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन प्री इंडस्ट्रियल या प्री कॉलोनियल टाइम से ही हमें देखना पड़ेगा। यानी अक्सर हमारा एक ये होता है कि हम सारे जो पाकिस्तान के मसले हैं या भारत या बंगला या जो भी ये बड़े सग़ीर की जो हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, हम अपने सारे मसले जो हैं कॉलोनियलिज्म के दरवाजे पर रख देते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने सब कुछ ख़राब किया। यार हमारे पास पहले से ही तबक़ाती निज़ाम था, क्लास ऑपरेशन था, क्लास एक्सप्लॉयटेशन था, बस मुख्तलिफ फॉर्म था, इंडस्ट्रियल फॉर्म नहीं था, उसका एक ज़राई फॉर्म था, जिसे आप जागीरदारी निज़ाम आप कह लें। तो उसमें जो है गांव विलेज कम्युनिटी में एक वाज़ेह तफरीक था कि आप अगर आपके पास ज़मीन नहीं थी तो आपकी कदर कम होती थी, बल्कि आपको हकारत की नज़र से देखा जाता था। अभी तक देखा जाता है उसी हकारत की नज़र से, यार ये तो बेज़मीन है, कुछ भी नहीं है। तो वो उसमें ज़ात भी आ जाती है, ये तो पैदा ही ज़मीन के बगैर, हम तो हैं राजपूत, हम तो हैं जट, हम पहले से हमारे हम ज़मीन दार हैं, राइट। अब मैं तो अशराफिया की भी बात नहीं कर रहा जो नकाए आ गए कसूर के या जो बड़े बड़े हैं, हम तो हैं वट्टो, हम तो हैं ये चीज़ें, यानी एक हम ज़मींदार कौम है और ये तो है ही यानी इस ज़ात का, ये तो है ही इस चीज़ का। जो इंडियन उसमें था कास्ट का निज़ाम, उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाती नहीं थी। थोड़ा सा नहीं, वो पूरा का पूरा हमारे पास भी है। बस इसमें एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्योंकि इस्लाम कहता है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये जो छूत छात की बात है कि मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपके बर्तन से पानी नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह, अभी भी होता है। वैसे हम तो हर दिन हर रोज़ जो मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास का बंदा है पाकिस्तान में, उसके घर जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उसकी जो सब कुछ सफाई कर रहा है वो उस ग्लास से नहीं पी सकता जो धो रहा है वो, है ना। सही बात है। वो तो उसके लिए एक मेटल का या स्टील का एक कप उसके लिए रखते हैं आप कि वो उससे पी ले, या मटकी आप रखते हो आप उससे पी लें, लेकिन जो ग्लास है ना उससे आप नहीं पियेंगे। तो ये तो एवरीडे की बात है, हमारी छूत छात की जो बात है। हम कहते हैं नहीं हम इंडियन से बड़े बेहतर, कोई यानी तक है वहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली विलेज कम्युनिटी में बंदा कह सकता है कि देखें ये चीज़ इस्लाम में मना है, आप क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर ना थोड़ा सा इतना सा हमने कम किया है। लेकिन ये एक बहुत 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 अहम समझने की बात है। अक्सर हम लोग इस्लाम का बहाना हम लोग लेके हम कहते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम कौन से इतने ख़ास मुसलमान हैं। हमें सूद की मैंने जिक्र किया, हम इस्लाम में हज़ार चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ना करो, वो सारी चीज़ हम लोग करते हैं, झूठ करते हैं, सूद करते हैं, छूत छात भी हम लोग करते हैं। तो उसकी वजह से जो अगर आधे एकड़ का भी या 1.5 एकड़ का भी अगर मालिक हो, वो कहेगा मैं तो जट हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं उसके साथ क्यों इत्तेहाद करूँ जिसके पास ज़मीन नहीं है, हालांकि हमारे मुफादात मिलते हैं। तो ये कास्ट या ज़ात का जो भी मसला है उसने भी एक तफरीक लाई है। जो बरादरी का निज़ाम बना है वो इसी बेसिस पे बरादरी वो कहेगा मैं, फिर वो उसमें पावर का वो फ़र्क आ जाता है, पावर क्या कि ये इस बरादरी से है और ये इस पार्टी के साथ है, फिर वो सारी की सारी डिवीजन्स पंजाब में ख़ास तौर पर इस तरह से पावर की डिवीजन पंजाब में भी और दीगर इलाकों में भी। तो अच्छा, पाकिस्तान में जो एग्रेरियन मूवमेंट्स हैं उनको मतलब कि ये तो हमने बात कर ली कि वो क्यों स्टार्ट नहीं हुई। अगर लेट्स से लैंड रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा लैंड रिफॉर्म्स का, अगर ग्रॉस रूट लेवल से देखें और ऊपर तक देखें? सही। अभी एक तो मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि एग्रेरियन मूवमेंट्स चली हैं पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में तो अभी भी चल रही हैं, अभी चल रही है। मतलब मज़ारों की एक तहरीक है, तो मुख्तलिफ इलाकों में चली हैं, सनी के नहीं है। कुछ इलाकों में ज़्यादा कामयाब हुई हैं, कुछ इलाकों में नहीं कामयाब हुई, और बहुत सारे तो हमें पता भी नहीं है कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ जद्दोजहद हुई है और उससे क्या नताइज हैं, क्योंकि स्टडी इतनी हमारी नहीं है। तो उसमें देखना पड़ेगा। अब लैंड रिफॉर्म से मौजूदा दौर में हमें ये समझना चाहिए कि जब मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ तो महज मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़मीन की तकसीम हो, कि बड़े ज़मींदार से लेके आप छोटे ज़मींदार को ज़मीन दे दो। ये एक्चुअली और कॉम्प्लिकेटेड है।
इसमें आपको अग्रेरियन रिफॉर्म की बात करनी पड़ती है, ज़रई रिफॉर्म की, जिसका एक कंपोनेंट लैंड रिफॉर्म है। ज़रई रिफॉर्म से सवाल यह है कि रियासत जो है, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, कितना सपोर्ट दे रही है एग्रीकल्चर को, ये भी बहुत अहम है। अक्सर लोग बात करते हैं कि देखो अमेरिका की या यूरोप की एग्रीकल्चर कितनी एडवांस्ड है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस्ड है। लेकिन इसमें यह भी हमें याद रखना चाहिए कि उनकी जो रियासतें हैं, उनकी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनके फार्मर्स को बहुत सपोर्ट देती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, ये करती हैं, वो कहती हैं। फिर वही ममालिक आके हमें कहते हैं कि आप अपने फार्मर को नहीं दे सकते, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, ये फ्री मार्केट के खिलाफ है, ये बिहेवियर खुद कर रहे हैं तो वो नहीं ये तो ठीक है, वो ठीक है, आपको कहते हैं नहीं करें। तो ज़राअत एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बस फ्री मार्केट पे छोड़ दें, क्योंकि इसका मेरे ख्याल में तीन ये नंबर को छोड़ दें आप, क्योंकि पता नहीं कितने आएंगे। अव्वल तो ये देख लें, हमें एक अग्रेरियन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, अग्रेरियन पॉलिसी की इसलिए ज़रूरत है। अभी हम लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना भी पैदा कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो जाहिर है आप उसका यूएस डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। अभी अलग बात है कि रूस से हम लोग चीज़ें मंगवा रहे हैं, वो हम युआन में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपने अगर यूक्रेन से मंगवाना है गंदम को या रूस से मंगवाना है तो ओवरऑल आप यूएस डॉलर्स में आप या फॉरेन करेंसी में जो आपके पास है नहीं, ठीक है। अभी तेल आप ले लें, पकाने का तेल, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जो अक्सर कुकिंग ऑयल खाई जाती है पाकिस्तान में, पाम ऑयल होता है, ये मलेशिया इंडोनेशिया से हम लोग करते हैं। यानी 70-80% जो तेल हम खाने में डालते हैं वो इंपोर्ट किया जा रहा है, इधर नहीं पैदा करते, और उसका खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। ऑन एवरेज $2 बिलियन मेरे ख्याल में हाल ही में जब ये सारे महंगाई आ गई थी बहुत सारा, आई थिंक $4 बिलियन का आपने इंपोर्ट किया, आई थिंक चेक करना पड़ेगा ऐसे, लेकिन ऑन एवरेज $2 बिलियन आप रख लें। आप यानी आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप गंदम पे आप इंपोर्ट करने पे लगा रहे हैं, आप पाम ऑयल पे लगा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी दाल चना हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम दाल चना जो हम कहते हैं ये हमारी मिट्टी की कोई बात नहीं है, हम ये कनाडा से आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो उसमें एक तो आपके मुल्क का इतना शदीद नुकसान हो रहा है कि ये चीज़ें जो आप खुद उगा सकते हैं आप नहीं उगा रहे हैं। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स के नतीजे में, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के नतीजे में आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि एक तो बजाय इसके, हमने पहले भी बात की थी कि बड़े बड़े कि जो भी इससे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो भी इससे बेनिफिट्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि चंद हाथों में मकबूज हों, ये डिस्ट्रीब्यूट हों, हाँ ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर लोग इसकी तरफ भी जाएं कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के क्या तकाजे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फूड सॉवरेंटी के, कि इस मुल्क में हर इंसान को मुतनासिब और मुनासिब ग़िज़ा मिले। मुतनासिब मीन्स न्यूट्रिशस, मुनासिब मीन्स एडिक्वेट, अपने कल्चर के हिसाब से एडिक्वेट हो, अपने इलाके के हिसाब से एडिक्वेट हो। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स की मैं लम्ज़ में पढ़ाता हूँ, ये तो खाते पीते बर्गरों की मम्मी डैडी की यूनिवर्सिटी है। सारे मम्मी डैडी नहीं, बहुत अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन यानी सारे अच्छे हैं मेरा मतलब है कि कंट्रोवर्शियल नहीं हो रहा है, नहीं सारे अच्छे, लेकिन मेरा मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप पे भी आते हैं और काफ़ी ज़हीन माशाल्लाह से। लेकिन अक्सर मैं उनसे सवाल करता हूँ क्लासेस में कि आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन अगर आप चाहें आपको फ्रूट मिलेगा, और सारे कहते हैं अगर हमें चाहिए तो हर दिन तो फ्रूट्स हम खाते ही हैं। पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों को एक्सेस नहीं है, नहीं, हाँ नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी चीज़ है। हम तो आम मज़े से खाते हैं, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोग, अमीर लोग पता नहीं कितने आम खा जाते हैं। हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इस चीज़ को। चावल जो है, हम 60% चावल जो पैदा होता है पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट होता है। अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यहाँ पे लोग भूख से, लिटरली भूख से मर रहे हैं, लिटरली खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अखराजात जो हैं, ख़ासतौर पर इस महंगाई में, और रमज़ान से पहले और उसके बाद। तो आप जब ज़मीन की तकसीम करते हैं, जिसमें मैंने कहा लैंड रिफॉर्म जो है सिर्फ रूरल फिनोमेनन नहीं है, अर्बन फिनोमेनन भी है। तो अब आप समझ लें कि अगर मैं 30%, 50% अपना इनकम किसी और को दे रहा हूँ, खा वो लैंडलॉर्ड है, एज ए शेयर क्रॉपर, एज ए मज़ारा मैं दे रहा हूँ, या एज ए मज़दूर मैं किसी लैंडलॉर्ड के ताबे हूँ, या शहरों में एज ए पर्सन, एज ए मज़दूर, एज ए वर्कर, या जो भी है, एज ए स्मॉल बिजनेसमैन मैं किसी को किराया दे रहा हूँ। अब वो पैसा अगर मेरे साथ है तो मैं फिर अपने आप खुद जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं,
ठीक है, उनकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि आप ऑस्ट्रेलिया से हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट उससे थोड़ी ज़्यादा होती है उनसे। या अगर तेल हम इंपोर्ट करें तो हमारी जो यहाँ पे कनोला ऑयल पैदा होता है या सनफ्लावर ऑयल पैदा होता है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है निस्बतन। आप जाके मार्जिन चेक कर लें, किसी भी मार्केट में आप जाके देख लें, किसी भी आप दुकान पे जाके आप मार्जिन देख लें, हैं ज़्यादा महंगा है पॉम ऑयल से। लेकिन अगर आप लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ा देंगे तो फिर वो अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ों को भी अफोर्ड कर पाएंगे, ताकि आपकी अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी स्ट्रांग हो कि लोगों के पेटों में खाना आए, बजाय इसके कि वो किसी मालिक मकान को पैसे दे रहे हैं या किसी मालिक अराजी को पैसे दे रहे हैं। वो खुद जो पैदा कर रहा है वो खुद रखे और वो खर्चा करे अपने बच्चों के ऊपर, उनके ग़िज़ा के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने हर्षनगर की आपको मिसाल दी थी। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स को जब आप एक एग्रेरियन पॉलिसी के ताबे आप डालें तो इसमें मुल्क का भी ओवरऑल फ़ायदा है कि बजाय इसके कि आप इंपोर्ट करें। लेकिन सर ये गवर्नमेंट जो है, आप कह रहे थे कि सब्सिडीज दें, गवर्नमेंट को चाहिए या कोई भी स्टेट की तरफ से ये स्टेप्स होने चाहिए कि वो सब्सिडीज दे और एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। ठीक है, हमारे पास एडुकेट जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि अगर उस तरह से सब्सिडीज दें तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, जो हमारे पास वीट की कमी है या और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कमी है, वो सब्सिडीज से क्या फ़ायदा हो सकता है? पहले तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है वो आती है, उसके बाद ये चीज़ें पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। अगर लेट्स से कि आप लैंड ऑनर को सब्सिडी दे रहे हैं, अभी ज़्यादातर ज़मीन जो ओन पाकिस्तान में किन के पास है ज़्यादा ज़मीन? जो बड़े बिग लैंड ऑनर्स हैं। छोटा स्मॉल फार्मर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, ठीक है। तो बड़े लैंड ओनर्स के पास वो मुरब्बों में ज़मीन है, तो सब्सिडी अभी भी अगर मिलती है तो वो तो एक उसी हाथ में जाएगी, वो तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। तो मेरा तो पहला ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर तो मेरे ख्याल में भी आगे नहीं जाना। हाँ, तो वो तो उस पे तो बात ही नहीं है ना कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। हाँ, अगर आज भी पहला स्टेप जो है, मैं जो पर्सनली समझता हूँ पहला स्टेप वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अक्सर जब आप मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट को देखेंगे वो कहते हैं कि देखें डिस्टॉर्शंस बहुत हैं सब्सिडी रिजीम में, और डिस्टॉर्शन से मुराद उनका ये है कि इसका फ़ायदा जो है, जैसे आपने एग्जैक्टली कहा, ये बड़े लैंडलॉर्ड को जाता है डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना, कि फर्टिलाइज़र की वही सब्सिडी है तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है बड़ा लैंडलॉर्ड उठाएगा। अगर गंदम की ख़रीदार है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है जो हमारी हुकूमत रखती है ताकि पैदावार हो, तो उसको स्टेट तक पहुंचाने के लिए बोरियां लेनी पड़ती है रियासत से, और फिर उसमें आपके एज ए लैंडलॉर्ड आप ज़्यादा बोरियां ले सकते हैं, आपकी अप्रोच भी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो भी मराहत हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो लैंडलॉर्ड की तरफ जाती हैं। लेकिन मसला फिर सब्सिडीज़ का नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ में ममालिक में भी, US में, UK में, यूरोप में भी सब्सिडीज़ देते हैं, भर भर के देते हैं। भारत को आप उठा के देख लें, वहाँ पे भी सब्सिडीज़ मिल रही हैं उनके किसानों को, फार्मर्स को, फार्मिंग सेक्टर को। सवाल एग्जैक्टली आपने जैसा कहा है कि जब आप रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस चीज़ की, तो फिर सब्सिडीज़ भी रिलेटिवली इक्वल तरीके से फ्लो होंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच बिल्कुल ही आप ख़त्म कर सकते हैं या पावर को बिल्कुल ही आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर इतना अनइक्वल है उसको थोड़ा फ्लैट तो कर सकते हैं, और करना चाहिए। या ये स्टेप्स भी हो सकते हैं कि स्मॉल फार्मर लेट्स से है, उसको ज़्यादा सब्सिडी मिले कंपैरेटिवली लैंड ओनर को, लेकिन ये फ़र्क आप कैसे करोगे? ये बहुत सारी चीज़ें तो आप अगर आपके पास मिनिमम फ्लोर कह सकते हैं, मिनिमम फ्लोर नहीं है ज़मीन का, तो आपको तो सब्सिडी भी नहीं मिलती। क्राइटेरिया हैं इसके, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ चीज़ें हैं। टारगेट करना, इन्होंने कोशिश भी की है टारगेट करने की, लेकिन अगर मुझे किसान कार्ड चाहिए फॉर एग्जांपल, अभी पिछली हुकूमत में किसान कार्ड निकला, तो हमारे माशाल्लाह से बड़े पढ़े लिखे यानी वकील टाइप भी लोग हैं जो किसान भी हैं, स्कूल टीचर लोग भी हैं जो किसान भी हैं, बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह से लोग हैं जो किसान हैं, और उन्होंने सर पकड़ लिया, उन्होंने वो हाथ धो बैठे कि यार हम किसान कार्ड तक हमारी रसाई नहीं है। पता नहीं कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जाके कौन से साइन अप करके कौन से फॉर्म, प्रोसेस इतना मुश्किल है कि हमें खुद समझ में नहीं। पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग हैं जो बड़े करता लोग हैं अपने, ऐसा है वहीं मैं बात कर रहा लोगों की, लेकिन उनके पास अगर रसाई नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ कैसे होती है, तो कौन है जो
जो इन चीज़ों तक पहुंच सकता है, राइट। तो टारगेटेड होने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कोई भी सब्सिडी रिजीम को जब आपके बेसिक पावर रिलेशंस इतने अनइक्वल हैं तो सब्सिडी रिजीम डिस्टॉर्ट होगी, लाजमी है। तो आप बजाय इसके कि आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को आप देखें कि वो कौन सा ढांचा है, वो कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर ये मसले पैदा हो रहे हैं, आप बस निज़ाम के अंदर थोड़े ट्वीक्स लाने की जब आप कोशिश करते हैं तो नेचुरली उनका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना अगर आप निज़ाम को आप तब्दील करें। तो ये अहम चीज़। इसमें आपने टेक्नोलॉजी की बात भी की, बहुत सारी सब्सिडीज़ तो टेक्नोलॉजी तक पहुँचने के लिए हैं। जैसे अभी हम गुजरांवाला में नहीं, शेखुपुरा में पिछले हफ्ते हम एक किसान से गुफ्तगू कर रहे थे, और वो ख़ुद तो छोटा किसान, यानी 1 एकड़ उनकी है, लेकिन वो 50 एकड़ जो है ठेके पे ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम जो ठेका देते हैं ज़मीन का 1,30,000 रुपया ठेका है, मीनिंग द रेंट फॉर दिस लैंड इज़ 130,000 रुपीज़ पर एकड़। ऐसे ही है पंजाब में, ऐसे है पंजाब में ऐसा है। तो और उस तरफ तो हमने पूछा, नहरी ज़मीन है आई थिंक, अच्छी ज़मीन, हमने पूछा कि फिर आपको फ़ायदा कितना होता है, मुनाफा कितना होता है, उसमें 50,000 रुपीज़, राइट। मीनिंग वो ज़मीन पैदावार उनको दे रही है एक साल में 180,000 रुपीज़ की पैदावार, उसमें से 130,000 रुपीज़ जो है वो बंदा किसी को ठेके में दे रहा है, 50 उसके पास है फी एकड़। तो अच्छा खासा उनकी इनकम अच्छी खासी है ओवरऑल, नॉट बैड, राइट। लेकिन अगर वो 130,000 रुपीज़ खुद भी रख सके देन ही कैन इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। नहीं तो नहीं कर सकता इन्वेस्ट, वो उसी लैंड को यूज करता रहेगा, उसी लो लेवल टेक्नोलॉजी, उसी लो लेवल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और जिसको वो ठेका दे रहा है वो तो खा रहा है यार, उसकी क्या है, उसको क्या पड़ी हुई है कि मैं इन्वेस्ट करूं टेक्नोलॉजी के अंदर, हालांकि उसका भी शायद फायदा हो जाए, पैदावार बढ़ जाएगी। तो इसलिए बिग लैंड ओनर्स खुद वही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं अगर वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, अगर तो मैं बस किसी को ठेके पे दे दूं ज़मीन, 130,000 रुपीज़ फी एकड़ मुझे मिल रहे हैं, यार मैं खाते रहूं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं और क्यों मज़ीद खर्चा करूं किसी टेक्नोलॉजी में। और छोटा फार्मर फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा कभी भी, वो तो कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और ये छोटा फार्मर की भी बात नहीं कर रहा, 50 एकड़ आप ऑपरेट कर रहे हैं ज़मीन को, हाँ वो भी नहीं कर सकता है, बट यू कैंट बिकॉज इतना ठेका में मैं दे रहा हूँ, राइट। वो रिस्क कैसे ले कि भाई मेरे पास, और वो भी मैंने देने भी हैं, ऊपर से देने भी हैं, और फिर अपने लिए भी प्रॉफिट रखना है, मैं कैसे रिस्क ले सकता हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, अच्छी एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मुझे अगर जीनी है, कोशिश करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही तो नहीं चला रहा, उसकी 3 भी भाई हैं, उसकी बहनें भी हैं, उनकी शादियाँ भी करनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप देख लेते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के मसले हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं कि आप एक तो ये ठेका ख़त्म करें, इट्स इनएफिशिएंट, इट प्रोड्यूसेस इनएफिशिएंसी, लेकिन साथ साथ फिर आप एज अ गवर्नमेंट आपको किसानों के साथ मिलके आप कहना पड़ेगा ये नए टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, ये नए तरीक़ेकार कौन से हैं जो आप अपनाएंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये भी, इकोलॉजी को भी आपको देखना पड़ेगा आजकल का, तो स्पेशली अगर हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसके भी, वो उसके लिए भी हमें खुद को अपग्रेड करना है। क्लाइमेट चेंज को छोड़ दें, अगर क्लाइमेट चेंज नहीं भी हो रहा था ना तो हमारी इकोलॉजी हम इसको ज़ीरो की तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि हम पानी का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो ज़मीन में वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग जब हो जाती है तो फिर अक्सर जब एवेपोरेशन भी होती है अगर वाटर की, तो फिर सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो या तो वाटर लॉग्ड है ज़मीन, उस पर सारी चीज़ें आप नहीं उगा सकते, जो आप वो ज़मीन एक मौके पर जो पैदावार देती थी अब वो नहीं दे पा रही, तो आप कुछ ही चंद ही ऐसे क्रॉप्स हैं जो आप उस पर उगा सकते हैं, और उसकी जो फुल डाइवर्सिटी आप नहीं उठा सकते। या तो उसमें क्योंकि सैलिनिटी बढ़ गई उस ज़मीन में, तो बेसिकली वो जहर है, सॉल्ट, तो चीज़ों को पैदा नहीं किसी फ़ायदे की नहीं है, फ़ायदा नहीं है। या तो जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स का, सिंथेटिक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो एक तो आपके पानी में चले जाती हैं वो चीज़ें, या वो ज़मीन में ही चली जाती हैं, तो ज़मीन की पैदावार ओवर टाइम, उसकी जो नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन में, वो कम होते जाते हैं। तो एक तरफ से आप फिर से पॉइजन कर रहे हैं ज़मीन को। तो पंजाब में, सिंध में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ज़मीनों को हमने पॉइजन कर दिया है। तो हमारी ज़मीन की पैदावार खुद ब खुद जो है वो नेचुरल, उसकी जो कैपेसिटी है वो हम लिटरली कत्ल करते जा रहे हैं। तो इवन क्लाइमेट चेंज अगर नहीं भी होता तो हम ये कर रहे थे, वैसे भी कर रहे थे। अच्छा सर, ये इसमें इंडिया कैसे डिफरेंटली गया? अगर इंडिया, क्या हमारा सिमिलर ही केस है या वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है एग्रीकल्चर की? उसमें मिलता जुलता भी बहुत है, फ़र्क भी बहुत है।
मिलता जुलता ये है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ जिसके नतीजे में बहुत सारे ये मसले पैदा हुए हैं। हम तो ज़्यादा एडवांस थे ग्रीन रेवोल्यूशन की उसमें, मे बी शुरू में, मे बी इन अडॉप्शन में शुरू में, लेकिन इंडिया ने भी काफ़ी किया है। तो आप वेस्टर्न पंजाब जो हमारा पंजाब है और इंडियन पंजाब को आप कंपैरिजन फॉर एग्जांपल कर लें तो कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स माने जाते हैं इंडिया में जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट हुई हैं। वहाँ पे भी वही वाटर लॉगिंग के मसले हैं, क्योंकि अगर मैं नया सीड यूज़ करूँगा तो उसमें मज़ीद पानी मुझे डालना है और मज़ीद फर्टिलाइज़र मुझे लगाना है, पैदावार ज़्यादा हो तो इंडिया में बहुत सारा वहाँ पे वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ हैं, सैलिनिटी के इश्यूज़ हैं। सर लैंड रिफॉर्म्स के केस में, लैंड रिफॉर्म्स में इंडिया में थोड़ी सी पेचीदगी ये है कि अक्सर हमारा एक तस्वुर है कि इंडिया में कुछ ज़बरदस्त लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। ऐसा नहीं है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर निस्बतन बेहतर लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे केरला में काफ़ी हद तक लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, या वेस्ट बंगाल है वहाँ पे हुए हैं, कर्नाटका में भी कुछ हद तक लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। अक्सर जो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड, अक्सर जो इंडिया में रिफॉर्म हुआ था वो ये था कि एक मिडिल लेयर है जिसको हम ज़मींदार कहते थे। ज़मींदार का काम, जागीरदारी निज़ाम में ज़मींदार का काम यह है कि किसी इलाके पर उसकी मिल्कियत नहीं होती थी ज़मीन की, लेकिन उस इलाके के जो भी रेवेन्यूज़ हैं वो ज़मींदार कलेक्ट करता था। उसका एक हिस्सा वो खुद रखता था और दूसरा हिस्सा जो है मनसबदार या जागीरदार को देते थे। ये बिफोर कॉलोनियल टाइम्स की बात कर रहा हूँ। जब अंग्रेज़ आए तो बहुत सारे इलाकों में उन्होंने उस ज़मीन की मिल्कियत जो है वो ज़मींदार को दे दी, इस जहनीत से कि ये शायद पैदावार में इन्वेस्टमेंट करेगा। वो कुछ किया तो नहीं, वो तो वही ठेका खाते रहते थे जैसा अभी भी खा रहे हैं। और असली में तो अंग्रेज़ ने ज़मीन उनको इसलिए दी कि ये हमारे वफादार हों। तो इवन जो मैं हशनगर में क़वानीन की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि अंग्रेज़ों ने लिटरली रातों रात हमने हज़ारों एकड़ मालिक हो गए, एक बंदे के नाम हमने कर दी। इसी तरह से हर जगह पंजाब में, सिंध में बहुत सारे इलाके ऐसे ही हुआ। सिंध में वैसे पहले से ही बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, पंजाब में भी बहुत इलाकों में, लेकिन बहुत सारे नए लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने पैदा किया फ्रॉम स्क्रैच नहीं, पहले से ही करता धरता जो लोग थे उनको बहुत सारी ज़मीनें दे दी ताकि हमारे वफादार रहें। तो इंडिया में उस ज़मींदार लेयर जो है उसको उन्होंने ख़त्म किया। कैसे? मैं समझा नहीं। ये बीच का जो लेयर है, अच्छा, जो पैदा कर रहा है काश्तकार है, और रियासत के बीच में एक लेयर है ज़मींदार का। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने अक्सर उसको मिल्कियत दे दी। ठीक है, उसको दे दी ज़मींदार को, और हर इलाके में मिल्कियत नहीं दी उसे, लेकिन अच्छा। उसके जो इख्तियारात थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे और उसका एक हिस्सा रखे, वो इख्तियारात को ख़त्म कर दिया इंडिया में। तो डायरेक्ट ताल्लुक आपका बन गया काश्तकार और रियासत के बीच में। ठीक है। और कुछ इलाकों में फिर वो नेक्स्ट लेयर तक भी ज़मीन गई। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश में जोतेदार एक आता था, ये पेचीदगियों में हम जा रहे हैं, जोतेदार आता था जिसको ज़मीन आई थिंक मिली, ज़मींदार ख़त्म हो गया, जोतेदार के पास आ गई ज़मीन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, थोड़ी सी मेरी, जो काम करता था उसी के पास ज़मीन आ गई। जोतेदार भी काम नहीं करता था, बहुत सारे इलाकों में वो भी काम करने वाले नहीं है। अच्छा, काम किसी और से वो लोग करा रहे थे। वो नीचे वो पेजेंट्स काम उसको अभी तक ज़मीन नहीं मिली। वो जो इनके पास लैंडलेस जो लोग हैं, लैंडलेस कह लें या लैंड पुअर कह लें, या जो एक्चुअली काम करे, काश करे। तो बहुत सारे इलाकों में इंडिया में भी उनके पास तक अभी तक नहीं पहुंची ज़मीन। तो वो ज़मीन किसकी ओनरशिप में है? जो नेक्स्ट जोतेदार की है टाइप। अच्छा, सही। आई थिंक थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो लैंड रिफॉर्म इतना अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम समझते हैं। और हमारे जो एक तस्वर के इंडिया में तो लैंड रिफॉर्म्स कर दिए थे, हमने नहीं किए। आगे गए हैं हमसे। जैसा कि ये स्टेट्स हैं जिसमें उसको लैंड ओनर के पास ज़मीन नहीं रही, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, राइट? तो बाकी वो नीचे वाले लोगों के पास, लेकिन कुछ की ओनरशिप नहीं है उसमें लैंड की। बहुत सारों की नहीं है। इंडिया में अक्सरियत जो हैं लैंडलेस हैं या लैंड पुअर हैं, यानी उनके पास इतनी कम ज़मीन है कि उससे कुछ आपका घर नहीं चलता। पाकिस्तान में भी अक्सरियत लैंडलेस है और लैंड पुअर है उसी तरीके से, लेकिन इंडिया में शायद हालात और भी शदीद हैं ओवरऑल। लेकिन जो वहाँ पे रिसेंटली एक फार्मर्स मूवमेंट चली, तो हाउ डू यू सी दैट मूवमेंट? व्हाट वाज द रीज़न और उसके क्या वो हुए नताइज निकले? तो उसमें वो जो फार्मर्स मूवमेंट है, और एक बात इसमें लैंड रिफॉर्म की हमें ये भी बात करनी है कि डेमोग्राफिक एक चेंज है, जैसे हमारी आबादी बढ़ते रहती है और तकसीम होते रहती है ज़मीन की। हाँ, वो तो छोटे छोटे प्लॉट्स होते जाते हैं। हाँ, वो फैमिली मेंबर्स में डिवाइड होती जाती है। तो है। ये भी एक चीज़ है जो इंडिया की में भी और पाकिस्तान में भी है कि बहुत छोटी वो चल रही है। उस पर भी हम आते हैं। लेकिन फार्मर्स मूवमेंट
जो इंडिया में चली थी इसको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर जैसा हशनगर में मज़ारीन की तहरीक थी, या इवन ओकाड़ा 2000 में ओकाड़ा मिलिट्री फार्म्स पे डेयरी फार्म्स में ये मूवमेंट चली थी, वो मज़ारों की थी, टेनेंट फार्मर्स की, जो किसी की ज़मीन लेके शेयर क्रॉपिंग कर रहे थे, हिस्सा बटाई दे रहे थे। इंडिया में जो फार्मर्स मूवमेंट चली थी वो उनकी नहीं थी, वो बेसिकली थी उनकी जिनके पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी एक एग्रेरियन क्राइसिस आ रहा है, जो यहाँ पे भी एग्रेरियन क्राइसिस है कि जो इनपुट्स हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत है पैदावार करने के लिए, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और जो आउटपुट्स हैं जो हम पैदा करते हैं जब हम बेचने जाते हैं तो उनकी कीमतें कम हो रही हैं। तो इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आउटपुट्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो मेरा जो मार्जिन है वो छोटा होते जा रहा है। तो ये एक बेसिक एग्रेरियन क्राइसिस है। और वो कॉरपोरेशंस को जा रहा था, जो मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट जो प्राइस थी वो कंट्रोल नहीं कर रही थी, उन्होंने पहले कंट्रोल था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस मार्केट को खोल देते हैं। बेसिकली फिर ये चीज़ है कि रियासत प्राइसेस सेट करे आउटपुट्स की। फार्मर्स भी यही चाहते थे। एग्जैक्टली, ताकि हमें रिम्यूनरेशन मिले सही तरीके से, हमारे यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग उसका वो तो हमें वापस आउटपुट्स में मुनाफा भी हमें मिले। लेकिन आप उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर रहे थे वो लोग, सपोर्ट प्राइस को, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स फार्मर्स को लगा कि ये अगर लॉज तीन लॉज थे, फार्म लॉज, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है वो पास करना चाह रहे थे, अगर ये पास हो गई ये 3 लॉज तो इनडायरेक्टली वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जाके एंड करेगा, इफेक्टिवली वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, और फिर जो कंपटीशन हो जाएगा, बजाय इसके कि हमें बेस्ट प्राइस मिले, हमें वर्स प्राइस मिलेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की जो मोनोपोली पावर है उसका इस्तेमाल करके वो लोग प्राइसेस को अपने इंटरेस्ट हिसाब से रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। तो उसके नतीजे में जैसा हम देखते हैं, जैसे लोग ज़्यादा मकरूज़ होते जाते हैं, फिर उनको ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है और अल्टीमेटली ज़मीन भी उनके हाथों से चली जाती है। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ये ज़मीन, एक तो ज़मीन को प्रोटेक्ट करना है, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है, अपने पैदावार को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइवलीहुड्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। उसमें बहुत सारे एक भारतीय किसान यूनियन इक्ता उग्राहां, ये उसका नाम है, इक्ता उग्राहां ब्रैकेट्स में आता है। तो ये तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, इसमें कुछ रुजत पसंद भी हैं जो मोदी के एलाइज हैं, बल्कि ये फैशिस्ट जो हैं, हिंदुत्व फैशिस्ट, हिंदू तो नहीं कहना चाहिए इनको, हिंदुत्व फैशिस्ट जो हैं, इनके इत्तेहादी भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके मुखालिफ हैं। और उन्होंने जाके फिर जो दलित हैं, लैंडलेस जो हैं, जो दलित आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, आउटकास्ट लोग हैं, जो अछूत कहते हैं अक्सर हम, तो उनके साथ जाके इन्होंने इत्तेहाद किया कि देखें इसमें आपके भी मुफाद इफेक्ट हो रहे हैं। तो फार्मर और लैंडलेस वर्कर का इत्तेहाद भी इसमें पैदा हुआ, और इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने औरतों को भी मोबिलाइज किया। हाँ, हुई औरतें भी मोबिलाइज हुई, और ख़ासतौर ये पंजाब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो जब ये सारे सरदार बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व, सरदार ऑफ कोर्स, और ये सिखों में हमें एक ही अभी डॉक्टर मोहम्मद अरफान हमारे कोलैबोरेटर हैं, उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी। तो हमें ये गुफ्तगू हो रही थी कि कैसे शायद ये अमल जो होता है कि गुरुद्वारे में लंगर करने का, देने का, उसकी वजह से शायद जो ऑर्गेनाइजेशनल की कैपेसिटी थी कि उन्होंने इतने दिन दिल्ली में हड़ताल की, उस प्रैक्टिस की वजह से ये बहुत मुख्तलिफ प्रैक्टिस है ना। एक तो आपने सारे टोटल मोबिलाइजेशन की, ये नहीं कि औरतों को आपने घर रखा और दलितों को आपने एज अ साइड कर दिया, क्योंकि आई थिंक ना 1/3 पॉपुलेशन पंजाब की जो है वो लैंडलेस दलित्स की है, उनको थोड़ी सी कम्युनिटी लैंड मिलती है लेकिन ओवरऑल दलित्स की है। तो 1/3 पॉपुलेशन को आपने ज़ीरो तो नहीं करना था, उनको भी आपने लाया, साथ लेके आप चले। औरतें जो आपकी हाफ पॉपुलेशन, उनको आपने नहीं ज़ीरो कर दिया, उनको भी आपने साथ लाया। और उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल एक तंजीमी अमल है, वो एक तो किसान यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, लेकिन दूसरा जो गुरुद्वारे की भी ऑपरेशंस हैं उसमें भी आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने इतना टाइम कामयाब रहा, लड़ाई की, और माशाल्लाह से उन्होंने मोदी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिव्यू धचका दिया ना। जो मोदी तो ऐसे बुलडोजर की तरह जा रहा था, उन्होंने कहा एक सेकेंड आप इधर, यू शैल नॉट पास। तो उनको हमने दाद देनी है, सलूट देना है कि उन्होंने वाकई मोदी को एक क्या। अच्छा सर, ये क्या ये मूवमेंट्स जो हैं स्पेशली साउथ एशिया में,
क्या ये मूवमेंट्स लेफ्ट लीनियर साइड पे थी या राइट साइड पे थी? जैसे मैंने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां का जिक्र किया, वो तो डेफिनेटली लेफ्ट लीनिंग है। उनका लिहाजा उन्होंने जाके दलितों के साथ उन्होंने मोबिलाइजेशन की, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम औरतों की भी राइट्स हैं, प्रोग्रेसिव्स हैं, ये प्रोग्रेसिव्स हैं, यानी अपने कल्चर में ही रहते हुए, ऐसा नहीं है कि वो अपने, तो जैसे सिखी कल्चर के अंदर भी उन्होंने उस चीज़ मोबिलाइजेशन को साथ लिया है। लेकिन इसमें राइट विंग भी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ किसान यूनियंस ऐसे हैं, क्योंकि किसानों के अंदर भी एक तफरीक है, बड़े किसान जो हैं, जो अमीर किसान हैं और जो छोटे किसान हैं। बड़े किसानों की ज़्यादातर, जैसा हमने भी जिक्र किया कि मराद जो हैं, सब्सिडीज़ जो हैं, यही ज़्यादा इनकी तरफ आते हैं, इनकी पॉलिटिकल कलेक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो वो बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है उन लोगों कास्ट के बल पर भी ये लोग ज़्यादा इत्तेहाद करते हैं फाशिज़म के साथ, हिंदुत्व फाशिज़म के साथ, जिसमें ये इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी ये है ना कि एक्सक्लूसिविज़म होना चाहिए, कि सिर्फ एक ही शिनाख्त हो, और लोअर कास्ट के लोगों को ऐसे ही, मुसलमानों को ऐसे ही, माइनॉरिटीज़ को बस साइड लाइन करने का जो एक फाशिस्ट तरीका होता है, और ये सारा बेनिफिट होता है कैपिटलिस्ट क्लास को और ऊपर वाली क्लासों को। तो किसानों में भी कैपिटलिस्ट हैं, बड़े किसान जो हैं अक्सर, तो उनको तो मोदी बहुत पसंद है, वो फिर राइट विंग के साथ हैं। तो लेफ्ट विंग मूवमेंट्स भी हैं, और माओइस्ट मूवमेंट है इंडिया में, आदिवासी जो होते हैं, इंडिजिनस लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट, नक्सलाइट्स जिनको कहा जाता है, जो आदिवासी हैं फॉरेस्ट्स में, हिल्स में, जिनका अभी तक बहुत सारा उनका जो ज़राए मुआश जो है वो जंगलात के साथ और छोटे ज़राअत के साथ मुंसलिक। तो माओइस्ट भी काफ़ी अभी मोबिलाइजेशन डट के उन्होंने बड़ा रेजिस्टेंस दिया है, पिछले 50-70 साल से चल रही है इंडियन स्टेट को, नॉट जस्ट मोदी को, इंडियन स्टेट को उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिया है, जो अभी तक चल रही है, मुश्किल से चल रही है। तो लेफ्ट विंग मूवमेंट्स हैं इंडिया में। और पाकिस्तान में 1970s और ख़ासतौर पर 1980s के बाद ये चीज़ काफ़ी डिक्लाइन हुई है, लेफ्ट विंग जो मूवमेंट्स हैं। ये उस मेरे ख्याल से ज़िया ने काफ़ी ज़्यादा इन पे वो जबर किया, जिसकी वजह से ये बहुत ही वो हो गई। ज़िया के दौर में भी जबर हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो लेफ़्ट है, इसको कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना चाहिए, अपने आप से भी कुछ सवालात करना चाहिए कि यार वो तो 1980s की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हालात कुछ आसान है, बाकियों के लिए भी तो कोई नहीं, लेकिन बाकियों के लिए भी नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में 1970s में नक्सलाइट्स के खिलाफ इन्होंने बहुत जबर किया, बल्कि इंदिरा गांधी ने तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर की ना, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वो कोई ऑपरेशन भी स्टार्ट किया, मुझे नाम नहीं याद, वो जो उस तरफ ऑपरेशन हुआ उसका नाम भी उन्होंने पता नहीं, ग्रीन लाइट था या ग्रीन हंट, वो तो अब हाल ही में, ये रिसेंटली इन्होंने पिछले 10-15 साल से ग्रीन हंट चल रहा है, जो माओइस्ट नक्सलाइट के खिलाफ चल रहा है। लेकिन 1970s में इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने अथॉरिटेरियन रिप्रेसिव गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप में आ गई इमरजेंसी के थ्रू, तो लेफ्ट पे बहुत जोर था उस वक्त, जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट भी है, जो वहाँ की इलेक्टोरल लेफ्ट है, वो सर्वाइव कर गया, और अंडरग्राउंड लेफ्ट भी सर्वाइव कर गया। पता नहीं कितने हज़ारों को उन्होंने जेल में डाल के, कितने हज़ारों को कत्ल किया इन्होंने इंडिया में। तो ऑब्वियसली ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि ठीक है हमारे लिए मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, लेकिन दीगर ममालिक में भी कोई इनको फ्री राइड नहीं मिल रही लेफ्ट को। अच्छा सर, जो एग्रेरियन मूवमेंट्स हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में बाकी जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ भी किसी तरह से इनकी कैसी इंटरेक्शंस रहा है, या ये साइड लाइन रहे हैं हमेशा से, अपना इनका एक मूवमेंट चलती रही? नहीं, ये सवाल अच्छा है। आई थिंक थोड़ा कंपेयर आपको करना पड़ेगा कि 1970s में और अब मौजूदा दौर में फ़र्क क्या है। 1970s में एक जनरल उभार थी सोसाइटी में, जहाँ मज़दूर भी निकल पड़े, यूनियंस भी निकल पड़ी, और फिर किसान भी निकल पड़े। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान भी होता था, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, मशरक़ी पाकिस्तान और फिर मगरबी पाकिस्तान। तो इसमें जो पार्टीज़ थीं, कुछ पार्टीज़ थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल अवामी पार्टी उस वक्त थी, जिसमें सारे थे, लेफ्टिस्ट भी थे, ख़वानीन भी थे, कुछ वडेरे भी थे। उन्होंने एक काम ख़ासतौर पे इसमें से जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स निकले नैप में, जैसे मौलाना भाषानी एक मशरक़ी पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, मगरबी पाकिस्तान के भी वो बड़े लीडर थे, तो उनको माना जाता था कि वो एक लिंकिंग एजेंसी थी, मज़दूरों और किसानों को आप लिंक कर रहे हैं,
मजदूर के मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट्स, किसान की मूवमेंट्स को लिंक किया जा रहा था उस वक्त। इंटरेक्ट कर रही हैं तीन मूवमेंट्स। बिल्कुल, मजदूर किसान पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी भाषानी, नेशनल अवामी पार्टी के फिर वर्कर्स पार्टी निकली, फिर सोशलिस्ट पार्टी निकली, पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया कुछ हद तक कि मजदूरों, किसानों को, स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम। फिर उन्होंने तोड़ने का काम भी किया पीपल्स पार्टी। वो एक अलग बात है, सी बात है कि वो उनके अगर इंटरेस्ट में नहीं होगा तो वो तो उसको तोड़ेंगे। अल्टीमेटली जागीरदार अगर आपकी पार्टी में है तो उसका तो मुफाद नहीं रहेगा इन चीज़ों को जोड़ के रखना, अपना मुफाद निकाल के फिर इन्होंने तोड़ा भी इनको। तो ये तोड़ जोड़ का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब लेफ्ट की पार्टीज़ यहाँ पे कमज़ोर हुई अपने मसलों की वजह से, अज़िया की वजह से, जो भी है, तो यहाँ पे अब आप देख लें जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है बहुत ही कमज़ोर है, या मज़दूरों का मूवमेंट है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत वीक है, वो बहुत वीक है। ज़राअत में जो मूवमेंट्स निकलते हैं, ज़राई मूवमेंट्स जो निकलते हैं, वो ना होने के बराबर अक्सर हमें नज़र आती है। निकलती भी हैं तो उनका जैसा भी हाल ही में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हाँ, इस्लामाबाद में उन्होंने धरने दिए हैं। पंजाब में 2012 से ये चीज़ शुरू होती है, लेकिन ये वो ज़्यादा बड़े किसान पर मुबनी है। और उनका इत्तेहाद अगेन रस्मी पॉलिटिशियन के साथ होता है, रिवायती पॉलिटिशियन के साथ उनका इत्तेहाद उस तरफ जाता है। ये नहीं देखते कि जी हमें मजदूरों के साथ इत्तेहाद करना है या ट्रेड यूनियंस के साथ हम मिलके कुछ करें। अक्सर ये चीज़ उस तरह से ऑर्गेनाइज, उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है कि उस तरह से ऑर्गेनाइज करें। वो शायद इंटरेस्ट नहीं है, तवज्जो नहीं है, या इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी है, या सारी चीज़ें, इंटरेस्ट भी नहीं है, मुफाद भी नहीं है और तवज्जो भी नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो कमज़ोरी है, मूवमेंट्स की कमज़ोरी खुद इत्तेहाद को रोकती हैं और इत्तेहाद की गैर मौजूदगी मूवमेंट्स को कमज़ोर भी कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट होती हैं। सर, इसमें जो अगर जेंडर डायनामिक्स देखी जाए इन मूवमेंट्स में, तो वो कैसी जेंडर डायनामिक्स रही हैं कि या सिर्फ उसमें मेल ही रहे हैं या फीमेल स्पीशीज में इन्वॉल्व रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है, ज़बरदस्त और बहुत अहम सवाल है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्योंकि अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है इसमें हमने जेंडर को नहीं देखा, इतना नहीं देखा। ज़्यादा इंडिया के मूवमेंट को हमने देखा, हमारी अपनी मूवमेंट्स को नहीं देखा। मेरे ख्याल में हमारी मूवमेंट्स की कमज़ोरी का एक वजह यह है कि हम औरतों को पीछे रखते हैं। यानी अक्सर कल्चर हमारा कुछ ऐसा है, बहुत ही कंजर्वेटिव हमारा कल्चर है, और शायद ज़रूरत से ज़्यादा हमारा कंजर्वेटिव कल्चर है, आई थिंक। यानी इस्लाम के दायरे के अंदर भी जो हुकूक दिए गए हैं औरतों को, वो हम नहीं देते। ज़मीन के मसले को ही आप उठा लें तो इस्लाम में तो है कि एज ए इनहेरिटेंस औरत का एक हिस्सा होता है, 1/3 है। ठीक है, वो भी हम वो बहन भाई आपस में, हाँ, हम बहन भाई वो आपस में करवा लेते हैं कि, या बहन को कह देते हैं कि चलो इतने ये ले लो, थोड़े से पैसे ले लो और साइन कर दो इस चीज़ पे। यहाँ तो बुरा माना जाता है कि अगर औरत बहन ले जाए, अगर बहन कहे कि नहीं मेरी भी ज़मीन है, अगर औरत कहे कि मैं खुद ज़मींदारी करना चाह रही हूँ, वो भी नहीं इंडिपेंडेंटली, बुरा माना जाता है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो और ये इस्लाम में उसका हक है।